नमस्कार। सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। सत्य हिंदी पर अपने साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा से जुड़े ट्रेंड्स के बारे में, सिनेमा से जुड़ी हस्तियों के बारे में, फिल्मी कहानियों के बारे में, लोगों के बारे में, कथाकारों के बारे में, पटकथाकारों के बारे में, संगीत के बारे में, गीत के बारे में और सिनेमा से जुड़ी तमाम दिलचस्प किस्सों के बारे में, क्योंकि हम ये मानते हैं कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं है। सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है। इसलिए सिनेमा पर गंभीर तरीके से बातचीत होना बहुत जरूरी है। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं सिनेमा से जुड़ी पत्रकारिता के बारे में। जो मुख्य धारा की पत्रकारिता है, जो मुख्य विषयों पर यानी राजनीति और समाज के बाकी हिस्सों पर होती है, उसके बारे में तो तमाम जगह बात होती है, लेकिन फिल्म पत्रकारिता पर बात ज्यादा नहीं होती। तो आज हम इसी मुद्दे को उठा रहे हैं और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ फिल्म पत्रकारिता से जुड़े कुछ बहुत नामचीन लोग मौजूद हैं। मेरे साथ हैं वरिष्ठ फिल्म पत्रकार, फिल्म समीक्षक अजय ब्रह्मात्मज। मेरे साथ हैं प्रोफेसर जबरीमल पारक, जो कि बहुत जाने माने फिल्म समीक्षक हैं, फिल्म विश्लेषक हैं। मेरे साथ हैं मैथिली राव जी। मैथिली जी अंग्रेजी में फिल्म विश्लेषण करती रही हैं एक जमाने से। हमारे साथ धनंजय कुमार जी हैं, जो पत्रकार रह चुके हैं और अब फिल्म लेखन की विधा से जुड़े हैं। मेरे साथ सिद्धार्थ हुसैन और नीलम पांडे हैं, जो कि फिल्म पत्रकारिता में लंबे समय तक सक्रिय रहे हैं टेलीविजन में। अजय जी, मैं आपसे बात शुरू करना चाहता हूं। हमने आज जो अपने कार्यक्रम का शीर्षक रखा वो ये कि क्या फिल्म पत्रकारिता सिर्फ मिर्च मसाला रह गई है, या जिसको हम दूसरे शब्दों में कहें या गॉसिप या पीआर रह गई है। तो आपसे इस बारे में राय लूंगा, मैं आपकी इस पर राय जरूर जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो फिल्म पत्रकारिता है उसका इतिहास क्या रहा है। क्योंकि जहां तक हमने जो पढ़ा है या सुना है, जब फिल्म हमारे यहाँ सिनेमा बनना शुरू हुआ उसके कुछ सालों बाद ही, जाहिर बात है, जब फिल्में बनना शुरू हुई तो उनके बारे में लिखने की जरूरत भी पड़ी, उनके प्रचार की जरूरत भी पड़ी। तो पत्रिकाएं जो है वो मतलब 1920-30 के दौर में आ गई थी और उनका काफी मतलब दखल हो गया था फिल्म इंडस्ट्री में। तो आपसे हम जरा उस फिल्म पत्रकारिता के इतिहास के बारे में भी जानना चाहेंगे। जी अजय जी। देखिए, फिल्म पत्रकारिता की शुरुआत तो मैं मानता हूँ कि उसी दिन हो गया था जिस दिन सिनेमा का पहला शो भारत में हुआ था। और उसका विज्ञापन एक छपा था टाइम्स ऑफ इंडिया में। और उसके बाद से ऐसा सभी लोग कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र फिल्म के आने के बाद मुश्किल से 7 दिनों के अंदर उसका रिव्यू आ गया था। वो पहला रिव्यू था। इसके अलावा राजा हरिश्चंद्र के बारे में रिपोर्ट आती रही थी अखबारों में कि किस तरीके से वो फिल्म बिजनेस कर रही है, कितनी लंबी कतार लगी हुई है, क्या हो रहा है। शुरुआत करने के लिए यहाँ से कह सकते हैं। लेकिन जिस मैगजीन कल्चर की बात आप कर रहे हैं, या अखबारों में तो बहुत बाद में हम आते हैं, मैगजीन कल्चर में हम आना शुरू किए। हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में बहुत कम पत्रिकाएं निकली। अंग्रेजी में जरूर बाबूराव पटेल जो थे वो फिल्म इंडिया लेकर आ रहे थे, और फिल्म इंडिया की एक अपनी प्रतिष्ठा रही है लंबे समय तक। बाद में हालांकि जिस ढंग से बाबूराव पटेल बिहेव करने लगे और पत्रिका को जो स्वरूप दिया वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन शुरुआत में तो उनकी बड़ी भूमिका रही है। और उस समय पिछले दिनों जब मैं लाहौर पर रिसर्च कर रहा था, और लाहौर पर अभी भी मेरा रिसर्च जारी है, तो लाहौर से बहुत सारी पत्रिकाएं अंग्रेजी और उर्दू में आती थी। जबकि हम सभी जानते हैं कि बी आर चोपड़ा खुद एक जर्नलिस्ट रहे थे, फिल्म जर्नलिस्ट, और उन्होंने लाहौर से शुरुआत की थी। लेकिन लाहौर के मैगजीन्स को लेकर, लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री को लेकर मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री का रवैया बड़ा ही वो नीची नज़र से देखने का था। या बंगाल से जो पत्रिकाएं बंगाली में और अंग्रेजी में और एक आध हिंदी में भी आई, उनके प्रति भी बम्बई वालों का रवैया शुरू से बड़ा ही कि हम तो बड़े भाई हैं, हम सब कुछ डिसाइड करते हैं, आप लोग तो बच्चे हो, आप लोग कर रहे हो ठीक है, देखते हैं कहाँ तक जाते हो। ये वाला एटीट्यूड हमेशा से बॉम्बे का रहा है। एक छोटी भूमिका दिल्ली की भी रही है। दिल्ली से हिंदी की पत्रिकाएं निकलती थी। और मैं नाम अभी सब याद नहीं आ रहा है, अचानक से ये कहा आपने, नहीं तो रेफरेंस देख लेता मैं, जो मेरे पास नोट्स हैं। तो नाम मैं नहीं ले पाऊंगा, पत्रिकाओं का भी नाम नहीं ले पाऊंगा उस तरीके से। लेकिन मुख्य रूप से ये ट्रेंड रहा है कि हम 30 से शुरू हो गए थे फिल्म पत्रकारिता में। हाँ, चौथे दशक से, पांचवें दशक से, उसके बाद से तो बहुत भयंकर धूम रही। छठे सातवें दशक तक इन पत्रिकाओं का बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहा फिल्मों के ऊपर, और इनके संपादकों का भी इम्पैक्ट रहा। बाद में हिंदी में निश्चित रूप से माधुरी का बड़ा योगदान है, जहां अरविंद कुमार आए। और फिल्म फेयर जो एक निकलती थी मैगजीन टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की, उसका हम्म। रोल रहा है।
उसके बाद से तो अब देखते हैं कि जिस दिन से बिखराव आता गया या अखबारों के कलर होने के साथ अखबारों में फिल्मों के बारे में आने लगा। और फिर जैसा कि अभी आप लोग शुरू होने के पहले जिक्र कर रहे थे, कैसे देवी आई और देवी चौबल ने कैसे क्या किया। हाँ, भ्रष्ट तो नहीं कहूंगा, एक अलग शेप लिया उसने, एक लोकप्रियता की डिमांड रही होगी अंग्रेजी पत्रकारिता की, उसके हिसाब से उन्होंने वो किया। और वो लोग पढ़ते थे, पढ़ने की वजह से क्या हुआ कि उस तरफ लोग जाने लगे ज्यादा। और फिर हिंदी फिल्मों ने तो बहुत ही, हिंदी पत्रकारों ने और हिंदी पत्रिकाओं ने, और मैं तो कहूँगा संपादकों को जिम्मेदार ठहराऊंगा इसके लिए, फिल्म पेज के प्रभारियों को जिम्मेदार ठहराऊंगा, जिन्होंने इस तरीके की डिमांड रखी कि भाई ऐसी ही गॉसिप पत्रकारिता, ऐसी ही छिछली पत्रकारिता हमें मिलती रहे, हम उससे खुश हैं, क्योंकि हमारे डेली रीडर्स जो हैं वो यही पढ़ना चाहते हैं। उनको इससे नहीं मतलब है कि मुगल आजम कैसे बनी थी और राजा हरिश्चंद्र की कहानी क्या थी, या फिर दादा साहब फाल्के के जीवन में क्या हुआ था, वो सब नहीं मतलब है उनको। फिल्म की नायिका चुनने में कितनी दिक्कत हुई, इसमें मेरा इंटरेस्ट ज्यादा है। हाँ, या इस तरीके की बातें वो करते रहे, उसकी वजह से फिल्म पत्रकारिता बहुत ही प्रभावित हुई। और सिद्धार्थ है यहाँ, सिद्धार्थ तो हमारी इस पर कई बार बातचीत हो चुकी है कि हम लोग को किस भूमिका में डाल दिया गया था बाद में, और हम मजबूर थे, कैसे हम जी इवेंट मैनेजर हो गए थे। हाँ, जी जी। और मैं इवेंट हमेशा मैनेजर कहता था होकर के ग्लोरीफाइड इवेंट मैनेजर। मैं बिल्कुल बिल्कुल, आप जो अजय जी बात कर रहे हैं मैं उस पर निश्चित तौर पर, सिद्धार्थ और नीलम दो लोग ऐसे हैं हमारे साथ में जो, जिन्होंने टेलीविजन में फिल्म पत्रकारिता की है। मैं उनसे भी इस बारे में बात करूंगा। मैथिली जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अभी जब अजय जी बात कर रहे थे तो उन्होंने फिल्म पत्रिकाओं का जिक्र किया, और गॉसिप और पीआर की जब हम बात कर रहे हैं, मुझे याद है 1951 में स्क्रीन शुरू हो गई थी, जो इंडियन एक्सप्रेस की मैगजीन है, और फिल्म फेयर उसके एक साल बाद आई है 1952 में। तब से, और देवी चौबल का नाम लिया अजय जी ने और हम लोग जिक्र भी कर रहे थे। हम आपसे ही जानना चाहते हैं कि ये जो फिल्म जर्नलिज्म का सिलसिला है, शुरुआत तो उर्दू और अंग्रेजी में हुई थी, हिंदी में बाद में आया, तो ये अंग्रेजी में क्या शुरू से ये गॉसिप का मामला था, या कुछ ऐसा भी था कि नहीं सीरियस जर्नलिज्म हो? क्योंकि अभी बाबूराव पटेल का नाम लिया अजय जी ने, मुझे तो याद पड़ता है उन्होंने जो समीक्षाएं की हैं शुरू में, मतलब मैं दिलीप कुमार के बारे में जब पढ़ रहा था तो मुझे याद है बाबूराव पटेल की समीक्षाएं जो हैं वो कुछ ऐसी थी दिलीप कुमार के बारे में, शुरुआती समीक्षाएं, कम से कम शहीद फिल्म तक उन्होंने जितनी समीक्षाएं की हैं दिलीप कुमार की, सब में उन्होंने दिलीप कुमार को बहुत बुरी तरह से लताड़ा है, कहा कि एकदम एनिमिक हीरो आ गया, कहां से आ गया, इसको कुछ आता नहीं है, तो अजीब अजीब तरह की बातें उन्होंने लिखी हैं। तो ये जो चीज आज हम देख रहे हैं जर्नलिज्म में, ये कब से शुरू हुई है मैम? एक्चुअली बाबूराव पटेल से ही शुरू हुई, क्योंकि मैं जितना ज्यादा ना पढ़ती थी, मेरे एक नाना जी थे, उसने, नाना जी मतलब नाना के भाई थे, वो डॉक्टर थे, मगर उनको तो फिल्म इंडिया पढ़ने में इतना शौक थी उनको कि उसमें जो विशियसली किसी का बुराई करते थे ना, उसको मजा आता था उसको। तो क्योंकि आई थिंक ये रिवर्स साइकोलॉजी है, एक जगह फिल्म स्टार्स बिकम लाइक इतना सेलिब्रिटीज की उनके बारे में कुछ बुराई नहीं लिख सकते, मगर दूसरी साइड ये है कि देयर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स लाइक हिम, व्हेन यू कैन अटैक पॉलिटिशियंस को सब आप आलोचना कर सकते हैं, तो फिल्म वालों को क्यों नहीं? तो एक ये जो एटीट्यूड आ जाती है। मगर मैं क्योंकि मैं कभी भी ज्यादा फिल्म कवरेज नहीं करती थी, मेरा खाली फिल्म क्रिटिसिज्म था, तो मैं अपने आप को फिल्म पर्सनालिटी से दूर रखी थी, क्योंकि ना मुझे एक लगता है कि फिल्म स्टार्स को इतनी करिश्मा है कि अगर आप उनके साथ बहुत फ्रेंडशिप आ गई तो आपकी ऑब्जेक्टिविटी कम हो जाती है। तो मेरी एक चॉइस है, बाय चॉइस आई यूज्ड टू लिव इन बॉम्बे ऑन पाली हिल, तो जहां इतने सारे फिल्म स्टार्स का, तो यू नो देयर इज स्कोप उनसे मिलने का। तो जब मैं तब सबटाइटलिंग भी करती तो खाली इट्स अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप, तो जो डायरेक्टर है उनसे क्योंकि उनका तो ये लेने का था, राय लेने का था, कि क्योंकि उनकी वर्क है, व्हेन आई एम ओनली इंटरप्रेटिंग इट, सबटाइटलिंग का। तो ये रिलेशनशिप था, मगर ऐसी हो जाती है कि मैं स्टार से दूर रखी हूँ। मैं वो स्मिता पाटिल का बुक लिखी हूँ विदाउट मीटिंग स्मिता पाटिल, तो सब
बाद में उसका रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ लाइफ, एंड मोस्टली इट इज अबाउट हर वर्क इन सिनेमा। मगर मैं डायरेक्टर से ज्यादा मिलती थी, स्टार से ज्यादा नहीं। तो मुझे ये कॉन्शियस चॉइस थी, क्योंकि यू शुडंट गेट टू क्लोज टू फिल्म स्टार्स। और मैं देखती थी कि जो मैगजीन्स में थे उनको शूटिंग मतलब स्टूडियो बीट रहती थी, और लोकेशन शूटिंग होता तो उधर भी जाने का मौका मिलता था, वो तो पार्ट ऑफ द वर्क। तो उससे क्या हो जाता था, ओवर द टाइम अपनी फेवरेट्स आ जाते हैं। इतने भी आप ऑब्जेक्टिव रहे, आपकी उनसे मुलाकात और नजदीकियां बढ़ के उनको आपको इतनी ऑब्जेक्टिव नहीं रहते। तो माय डिसीजन वाज अ फिल्म इज अ फिल्म फॉर मी, एंड उसका इंडिपेंडेंट क्रिटिक रहना चाहिए। एंड लकीली ऑल माय एडिटर्स गिव मी दैट फ्रीडम कि थोड़े दिन मैं स्क्रीन पे लिखती थी। स्क्रीन जब मैगजीन का साइज में, राउफ अहमद थे उसका जब भी टाइम एडिटर, तो उनका अगर कवर स्टोरी एक डायरेक्टर का हो और मैं उसी डायरेक्टर का फिल्म का रिव्यू की है, वो बुराई भी हो तो उसमें मेरा एक शब्द भी चेंज नहीं करते थे। वो इंडिपेंडेंस थोड़ा मुश्किल होती है फिल्म रिव्यूज में, अगर इट इज टाइड टू अ ट्रेड मैगजीन, क्योंकि उनका तो फिल्म मेकर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ बहुत नजदीक ये रिलेशनशिप रहता था। तो ये एक चीज मैं देखी हूँ। और अभी तो वो पीआर और फिल्म क्रिटिसिज्म के बीच में जो फासला था वो अभी मिट गई है, क्योंकि अभी टीवी में कितने सारे वो बजट ऑफ अ फिल्म पब्लिसिटी एक छोटी फिल्म बना सकती है, इतनी ज्यादा हो गए है। तो वो टाइम पर आपको ये नहीं मिलता है कि आपको फिल्म स्टार्स आपकी प्रोग्राम में आना चाहिए, तो यू कैन बी वेरी क्रिटिकल ऑफ दैट। वो एक दिक्कत आ जाती है। जी, आपने जहां बात खत्म की है उसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ, सिद्धार्थ के पास ले चलता हूँ कि टीवी जिक्र किया आपने, और अभी शुरुआती बातचीत में अजय जी ने भी कहा, और वो आपने कहा कि ग्लोरीफाइड इवेंट मैनेजर। तो सिद्धार्थ, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने बहुत लंबे समय तक टेलीविजन की पत्रकारिता की है और आप एक बहुत जाना पहचाना चेहरा रहे हैं टीवी में फिल्म पत्रकारिता का। तो आपका जो तजुर्बा है फिल्म पत्रकारिता का, क्या ये जो हम आज बात कर रहे हैं कि यार की टीवी की फिल्म पत्रकारिता जो है वो सिर्फ गॉसिप और पीआर रह गई है, यानी सिर्फ मिर्च मसाला है, इसमें कोई गंभीर चर्चा हो नहीं सकती जैसी आज हम यहाँ कर रहे हैं? तो क्या ये बात आपने शुरुआत में ही देखी अपने करियर में, या आपको धीरे धीरे लगा कि ऐसा हो रहा है और फिर बाद में ये आज की तारीख में जब आप वहां नहीं है तो अब आपको और ज्यादा दिखता है? ये 2010 और 11 में मुझे तकरीबन लगता है इसका जो सही मायने में शुरुआत हुई थी। और उसके पहले ऐसा होता था कि कुछ इवेंट्स होते थे, जैसे अगर अब मैं कहूँ अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी हो रही है, या सलमान खान मैडम तुसाड्स में अगर उनका स्टैचू लग रहा है, तो कुछ जगहों पे कुछ मसालाबाजी हो जाती थी, और बीच बीच में भी होती थी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो लेवल था, ये जब ये जो संपादक हैं और स्पेशली जो टेलीविजन ओनर्स हैं, इनको जब ये समझ में आने लगा कि एक इवेंट करने से हम तो साल भर का पैसा आराम से निकाल लेते हैं, तकरीबन उस वक्त मुझे याद है कि मतलब स्पॉन्सर्स के जरिए 10 लाख 15 लाख रुपए मिल जाते हैं, तो वहां से करप्शन की शुरुआत है एक्चुअली अगर देखें तो। तब आप एक्टर्स को बुलाने लगे, शुरू में जो बड़े एक्टर्स थे वो आ भी जाते थे, फिर सडनली उनको भी रियलाइज हुआ कि यार ये तो पैसा कमाने की मशीन है, तो फिर वो तब आते थे जब उनकी फिल्म रिलीज होने लगी। तो कोई भी बड़ा कलाकार तब आता था जब उसकी कोई फिल्म आ रही होती थी, तो वो कहता था कि मैं इस वक्त आऊंगा। डायरेक्टली कभी नहीं कहा जाता था, लेकिन एक इनडायरेक्ट तरीका होता था कि हमारी फिल्म आने वाली है, संभाल लेना। और उसमें बाद में कई बार जो है वो हल्का फुल्का संभाला भी जाता था, जैसे अगर किसी फिल्म को 3 स्टार्स मिल रहे हैं, उसको शायद 3.5 दे दिए। मगर बाद में तो संपादक भी जो थे, बहुत जो बड़े वरिष्ठ संपादक हैं, वो लोग भी फिर फोन करके बोलते थे यार इस फिल्म का जब आप रिव्यू करिएगा ना, इसमें इसको ज्यादा स्टार्स दे दो। तो कई बार मैं क्या करता था बचने के लिए कि मैं कहता था ठीक है मैं कर नहीं रहा हूं, आप किसी और से करवा लीजिए। तो ये वहां से शुरू हो गया। फिर उसमें आप जितने भी जो आज भी जो नामचीन है, चाहे वो खान हो या रोशन हो, जितने भी ये जो हैं, ये मैं इन सब की बात कर रहा हूँ। मतलब आप जो आज की तारीख में जो 15 स्टार्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, खासकर वो जो अब 50 के ऊपर के, क्योंकि वो उस वक्त 35 और 40 के बीच के थे जी। तो फिर वो ऑटोमेटिकली वो पूरी चेन बन जाती है। जी 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 सिद्धार्थ, आपने बहुत दिलचस्प बात कही है, और उसमें
जो मतलब चैनल्स के मालिकान हैं या जो उनके कतर धरता है, मतलब एडिटोरियल जो हेड्स हैं, उनकी भी जिम्मेदारी आ गई। नीलम, आपके पास आता हूँ, आपने भी टीवी में फिल्म पत्रकारिता की है और काफी लंबे समय तक की है, तो हमको ये बताइए कि ये जो बात सिद्धार्थ कह रहे हैं, क्या ये सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट की वजह से टेलीविजन की पत्रकारिता में ये गॉसिप, पीआर या स्टार्स की जो बातें होती हैं, पर्सनल लाइफ होती है, ये वहां से आया, या ये जो है फिल्म पत्रकारिता में के चरित्र में इनहेरेंट है कि आपको तैमूर अली खान का आपको स्टॉक करना है कि वो मूली उखाड़ रहे हैं और फिर उनकी माँ पराठे बनाएंगी, कुछ इस तरह की चर्चाएं होने लगती हैं। ये शुरू से था या बाद में, ये जैसे सिद्धार्थ ने कहा कि 2010 के आसपास शुरू हुआ है, क्योंकि आप उससे पहले आ गई थी टीवी में? नहीं नहीं, देखिए सिद्धार्थ जो कर रहे हैं एकदम 100% सही है। उसके पहले अजय सर ने जो कहा ना, वहां से शुरू होती है बात कि पहले तो सिर्फ प्रिंट मीडिया थी, फिर आ गई टेलीविजन। टेलीविजन आने के बाद इतने टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गए, न्यूज चैनल्स आ गए कि उनको पहले तो वीकली करते थे, वीकली के बाद वो डेली करने लगे, फिर डेली में भी 2-3 बुलेटिन चलने लगे। होता क्या है, जब सप्लाई और डिमांड का जो इकोनॉमी है ना, वो यहाँ पर भी है कि मतलब सप्लाई भी ज्यादा होने लगा और फिर उसके बाद वो एज्यूम करने लगे कि डिमांड भी बहुत है। डिमांड उतनी नहीं थी तो क्वालिटी तो गिरेगी ही, जब आप सप्लाई ज्यादा करेंगे तो क्वालिटी तो गिरेगी ही। अब देखिए, फिल्म जर्नलिज्म हमेशा से थोड़ा सा ट्रिकी और संवेदनशील रहा है कि उसकी पत्रकारिता के साथ ग्लैमर और स्टारडम जुड़ा है। आप दिलीप कुमार का इंटरव्यू कभी करते थे, फिर अमिताभ बच्चन का करते थे, राजेश खन्ना का करते थे, फिर आ गए आपके खान। उनको लेकर एक ग्लैमर और क्रेज तो हमेशा से रहा है और वो बिकते भी हैं। उस तरह के इंटरव्यूज आपकी मैगजीन तभी बिकेंगी भैया जब आपने बड़े लोगों के इंटरव्यूज किए हैं। तो टीवी में भी ये चलता था। तो ऐसे लोगों का इंटरव्यू लाना फिर भी इजी होता है, महीने में 2 महीने में एक आध बार। लेकिन जब खपत ज्यादा होने लगे, आपसे हर रोज 2-3 न्यूज मांगा जाने लगे, गर्मा गर्म खबर दो, तो कई बार फिर मैन्युफैक्चरिंग होने लगती है, आप बनाने लगते हैं, क्या कहते हैं उसको, तान दो। अच्छा। तो तान दिया और फिर तानने के चक्कर में क्या हो गया, पढ़े लिखे ज़हीन जो लोग थे उनकी फसल पूरी कटती चली गई और बच्चे आने लगे। वो बच्चे ट्रेंड नहीं थे। मुझे अभी भी याद है कि 2003-2004 में मैं मिलिंद खांडेकर जी को अपना मेंटोर मानती हूँ, गुरु रहे हैं मेरे, और कुछ बहुत हद तक आप भी सर, आप लोग हमें है ना, हमें स्क्रिप्ट में क्या लिखना है, ऑब्जेक्टिव कैसे होना है, सबसे बड़ी बात तो हमें ये सीखने को मिलती थी। पीटीसी हमारी गिरा दी जाती थी अगर हमने जरा सा भी मुस्कुराकर बायस्ड होकर किसी के बारे में बोल दिया। लेकिन आजकल के जो जर्नलिस्ट हैं, बहुत हद तक उन्हें सिखाने वाला कोई नहीं है। मैं फिर भी मानती हूँ कि ज्यादा ब्रेव हैं जो डिजिटल मीडियम के जो जर्नलिस्ट आ रहे हैं, वो फिर भी ब्रेव हैं। उसके पीछे भी एक रीजन है, स्टेक्स कम है उनके पास। जब मैगजीन्स होती थी तो पैसा लगता था, टीवी जर्नलिज्म में भी पैसा लगता था कि पूरा आपको 24 आवर्स का न्यूज चैनल चलाना है। डिजिटल में पैसा कम लगता है। जब पैसा कम लगता है तो आपके स्टेक्स कम है, तो स्टेक्स कम है तो आप उसके साथ रिस्क ले सकते हैं। तो जब रिस्क ले रहे हैं तो कई ऐसे डिजिटल जर्नलिस्ट हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं और मैं लगातार उनको ऑब्जर्व कर रही हूँ, वो ब्रेव हैं। तो रिस्क लेना थोड़ा जरूरी है, रिस्क लिया नहीं जाता और ग्लैमर के साथ जुड़े होने के कारण ये थोड़ा सा ट्रिकी जर्नलिज्म है। बॉलीवुड जर्नलिज्म या फिल्म जर्नलिज्म काफी ट्रिकी है और उसमें बहुत पढ़ना लिखना जरूरी है और पढ़ने लिखने का समय मिलता कहाँ है। जब मैं न्यूज टीवी जर्नलिज्म छोड़कर जब मैंने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कदम रखा तो वहां पर मैंने देखा कि मैं फिर भी उस स्कूल को फॉलो करती थी, उनको ट्रेन करना, उनको समझाना, और कई हद तक मैंने फिर अनलर्न किया जो सीखा था और नए सिरे से जर्नलिज्म सीखा। जब मैंने स्पॉट बॉय के लिए टीम इकट्ठा करना शुरू की, spotboy.com, तो नए सिरे से जर्नलिज्म सीखा क्योंकि वहां पर जो बड़े दिग्गज जर्नलिस्ट बैठे हुए थे वो बने मेरे मेंटोर। और तब मुझे लगा कि इसको बोलते हैं असली जर्नलिज्म, खबर को पकड़ के रखना और उस खबर को किस तरीके से फॉलो करना है, रिस्क लेना। और रिस्क लेने से टीवी जर्नलिज्म, मैं हमेशा बोलती हूँ कि सारे जर्नलिज्म की अगर बात की जाए तो सबसे कम रिस्क लेते हैं टीवी जर्नलिज्म की दुनिया के लोग। और आप सब ने बिल्कुल सही कहा कि इसके लिए बहुत हद तक संपादक ही जिम्मेदार हैं। जी जी जी, धनंजय जी आपके पास मैं आना चाहता हूँ। आप पत्रकारिता में आपने भी समय बिताया है और पत्रकारिता के बाद अब आप फिल्म लेखन की विधा से जुड़े हुए हैं। तो जो दो दुनियाओं का फर्क है या दो दुनिया जहाँ मिलती हैं जाकर के, वहाँ जो बातें अभी तक हुई हैं, अजय जी से लेकर के नीलम तक जो भी विचार आए हैं, आपको क्या लगता है कि वे सारी बातें अपने आप में मतलब कुल मिलाकर के कड़ियां बना रही हैं, या ऐसा है कि जो बात नीलम ने कही
कि सिखाने वाला कोई नहीं है, बताने वाला कोई नहीं है कभी आपको फिल्म पत्रकारिता कैसे करनी है। जहां तक मेरा ख्याल है, आजकल तो सारे जो जितने भी मीडिया हाउसेस हैं, सबके अपने अपने मीडिया संस्थान हैं जो जहां वो ट्रेनिंग देते हैं बाकायदा पत्रकारिता की। लेकिन शायद पत्रकारिता की ट्रेनिंग में लोगों को फिल्म पत्रकारिता कैसे करनी है इसके बारे में बताया नहीं जाता, क्योंकि उनको, मुझे जहां तक याद है, सिर्फ एक लाइन दे दी जाती है कि लाइफ स्टाइल एंड एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म, ये आपको करना है। मोटे तौर पर एक लाइन ये होती है और उसमें आप जो चाहें कर लें। जैसे मैंने अभी तैमूर का एग्जाम्पल दिया, क्योंकि अभी हाल में वो खबर सब जगह चल रही थी, तो उसी तरह की पत्रकारिता मतलब जो है टीवी के आने के बाद से हुई। लेकिन आपने जब शुरू किया था तब तो टेलीविजन नहीं था, या आपने नेसेंट स्टेज में रहा होगा, तब से अब तक में आप क्या फर्क देखते हैं धनंजय? देखिए, मैंने तो पटना से पत्रकारिता शुरू की अपनी, और 85 अगर हम याद करें मोटे तौर पे तो 85 से, तो उस समय पटना में सिनेमा पे कोई पत्रकारिता करने वाला आदमी था नहीं उस तरीके से, और कोई लिखवाते भी नहीं थे। अगर कोई न्यूज़ लगाया है तो उसकी अहमियत होती नहीं थी, और आर्टिकल भी लिखने होते थे तो स्टारों के इंटरव्यू या स्टारों के बारे में कुछ लिख दीजिए, आप 10 जगह पढ़िए और लिख दीजिए। सिखाने वाले का तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन हम तब सीखा करते थे, जो दिल्ली बम्बई से तो वैसे कोई हिंदी में पत्रकार नहीं थे, जैसे आज यहाँ अजय बर्मात्मज खड़े हैं, उस तरह से तब बम्बई में कोई पत्रकार नहीं हुआ करते थे जिनको पढ़ करके। अरविंद कुमार हमारे पहले के समय के थे, लेकिन माधुरी का भी, जब विनोद तिवारी माधुरी में एडिटर थे, तो माधुरी का पूरा जो समय जो रूप था वो स्टार डस्ट टाइप था। स्टारों के इंटरव्यू जो छपते थे, कुछ समीक्षाएं छपती थी, लेकिन जो गंभीर पत्रकारिता की बात करते हैं उसमें माधुरी या दूसरी जो मुंबई से पत्रिकाएं जाती थी वो नहीं होती थी। गॉसिप पत्रकारिता ही उनका बेस थी। लेकिन मनमोहन चड्डा, ब्रजेश्वर मदान, ऐसे लोग जो है दिल्ली से लिखते थे और उनको हम लोग पढ़ करके सीखते थे। लेकिन उनकी राइटिंग भी गंभीर सिनेमा को लेकर के थी। वो श्याम बेनेगल या और उस तरह का समानांतर सिनेमा के जो लोग थे, उनके जो मेन स्ट्रीम सिनेमा था उस पर लिखने वाले लोग हिंदी में, कम से कम, अंग्रेजी का मैं बहुत नहीं जानता हूँ, लेकिन हिंदी में उस तरह के लोग नहीं थे। तो 85-86 में मैं चूंकि थिएटर के जर्नलिज्म से यहाँ आया था, वहाँ पे मेरे लिए थिएटर ज़्यादा मजबूत था और थिएटर के जर्नलिज्म कर रहा था। तो मुझे 88-87 के आसपास से मुझे आज अखबार में समीक्षाएं लिखने का ऑफर मिला कि आप यहाँ से फिल्म की समीक्षाएं लिखो, क्योंकि फिल्मों की तरफ मेरा झुकाव था, हम लिखा करते थे जब तक। तो और एक मेरी पहचान बनी उन समीक्षाओं को लिखने से कि एक बढ़िया, और मैं बढ़िया एक ह्यूमरस टोन देता था, उन कमर्शियल सिनेमा की समीक्षाएं लिखता था, और उसके एक पाठक वर्ग बन गए थे। और वहां पे समझ लीजिए कि समीक्षा लिखने का ट्रेंड सेट हो गया कि समीक्षा ऐसे लिखी जानी चाहिए। फिर जो है हम 90 में आ गए, बॉम्बे आ गए 90 लास्ट में, और बॉम्बे में जनसत्ता से जुड़े उस समय भी अजय जी याद अगर करें उन दौर को, तो उस जमाने में हिंदी पत्रकारिता में जनसत्ता में ही कुछ लिखा जा रहा था, नवभारत टाइम्स में लिखा जा रहा था। तो नवभारत टाइम्स या ये जो जनसत्ता की जर्नलिज्म थी उसमें भी स्टार की ही बात होती है, उसका स्क्रीन भी था, हिंदी में स्क्रीन आ गया था, तो स्टार ही सबसे इम्पोर्टेंट थे। और मुझे याद आता है कई सारे गॉसिप, सबरंग एक सीरियस मैगजीन के तौर पे थी, नगर पत्रिका के तौर पे, लेकिन उसमें भी एक लास्ट पन्ना गॉसिप का पन्ना होता था जिसको हम लिखा करते थे। अपने नाम से भी नहीं लिखते थे, धनंजय कुमार के नाम से हम नहीं लिखते थे, कुछ और नाम से लिखते थे, है ना। और उसमें जो ट्रांसपेरेंसी अच्छी जिसकी होती थी उस पर हम गॉसिप एक बना देते थे और 2-3 और गॉसिप्स बना दिया करते थे। उसमें से कई सारी गॉसिप्स में बताऊं ऐसी है जो मैंने बनाई, और स्टार्टअप इसी पत्रिकाओं ने या बड़ी पत्रिकाओं ने उस गॉसिप को फिर स्टोरी बना करके या स्कूप बना करके छापा उसको, कई सारी ढेर सारी चीजें। तो लेकिन फिर भी जनसत्ता सबरंग में मैंने एक जो इसके अजय जी गवाह होंगे, शायद बोल सकेंगे इस पे, कि एक हम मंथ में 4 वीक आती थी पत्रिका, वो सबरंग की पत्रिका, धीरेन्द्र अस्थाना उसके फीचर संपादक हुआ करते थे। तो एक मंथ में एक इशू का कवर स्टोरी जो है मैं लिखा करता था। और सिनेमा पे जो जिसको कहते हैं पत्रकारिता, सिनेमा पे समीक्षाएं, गंभीर सिनेमा पे बातें तो होती रहती थी, लेकिन जो सिनेमा के मेन स्ट्रीम में चल रहा था उसको लेकर के एक मेरा नजरिया था। और जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल जर्नलिस्ट या दूसरे किस्म के जर्नलिस्ट इस तरह से लिखा करते थे, हम लिखा करते थे, और उसमें हमारी एक अपनी धाक बन गई कि मतलब जनसत्ता के जितने चीजें होती हैं तो जनसत्ता का जर्नलिस्ट है या नहीं है बड़ा इंपॉर्टेंट होता था। और क्योंकि हम बिहार से आए थे, सामंती तेवर वाले थे, तो स्टारों के नखरे बकरे हम बर्दाश्त करते नहीं थे। तो पीआरओ क्या करते थे, उसमें मुझे याद है कि पीआरओ जो है एक लिफाफा दिया करते थे। तो मैं पहली बार गया किसी फिल्म का मुहूर्त था कवर करने के लिए, आर पाठक उस समय पीआरओ थे, तो उन्होंने मुझे एक लंबा सा लिफाफा दिया। हमने कहा ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये सारे पत्रकारों को दिया जाता है। हमने कहा लेकिन इसमें है क्या, बोला इसमें कुछ नहीं है, कन्वेंस है, घर जाकर के खोलना।
मैंने कहा मैं यही हाँ ये आप रख लो, ये मुझे नहीं चाहिए, जनसत्ता से मुझे कुछ पैसे मिलते हैं जिससे मेरा जीवन चल जाता था। मैं अकेला था और वहाँ 2-2.5 हज़ार मुझे मिल जाता था, और 2-2.5 हज़ार में बॉम्बे में बड़ा अच्छा जीवन मेरा चल जाता था। फिर मैं सामना में जब आया तो सामना में, फिर सामना तो इवनिंग का अखबार था, आप जानते हैं, दोपहर का सामना, तो जाहिर है उसमें संजय निरुपम के बाद हम ही थे, नेक्स्ट एडिटर हम थे, तो सारी चीजें हमें तय करनी होती। तो उसमें हमने एक ध्यान रखा कि डेली एक पेज जो है सिनेमा पे हम देते, और उस डेली पेज में हम ये ध्यान रखते थे कि गॉसिप भी हो और कुछ सीरियस बात भी की जाए, कुछ अच्छी बातें भी की जाए। विनोद तिवारी जैसे लोग भी हमारे लिए लिखते थे, हमने उनसे लिखवाया, और कई सारे पत्रकारों को वहाँ हमने कहा कि लिखिए और लिखा लोगों। तो उस समय भी मैं बताऊं कि जब पहला दिन अखबार छपा था सामना का, तो हमने एक गॉसिप स्टोरी बॉक्स में डाली थी, वो सिनेमा और क्रिकेट को हमने जोड़ दिया था। तो हमने उसमें स्कूप बनाया था कि सचिन तेंदुलकर का शिल्पा शिरोडकर के साथ रोमांस चल रहा, और ये बॉटम स्टोरी हमने छाप दी। उसके बाद दूसरे दिन उनके एक दोस्त का फोन आया हमारे पास कि आपने ये कहाँ से छाप दिया? हमने कहाँ से छाप दिया? चर्चा इसलिए छाप दिया। तो उन्होंने कहा कि जो है तो क्या अभी तो आयशा जुल्का से भी उनका चक्कर चल रहा है, तो छाप दीजिएगा। हमने कहा कल पढ़ लीजिएगा, और हमने फिर छाप दिया कि अब जो है नया एंगल है कि आयशा जुल्का से तो ये मैं इसलिए किस्सा बता रहा हूँ, और वो बड़ा चर्चित हुआ। और सुभाष प्रकाशक उन्हीं का नाम आज भी जाता है, जो शिवसेना के, उन्होंने कहा कि धनंजय क्या सच में है या शादी करवा दे क्या? हमने कहा शादी मत करवाइए, सिनेमा की पत्रकारिता में स्टार डस्ट जो मैगजीन है या गॉसिप सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, और हमने भी उस गॉसिप में अपना योगदान दिया क्योंकि वही मेन स्क्रीन। अब इसमें मैं एक बात कहूंगा कि अजय ब्रह्मात्मा ने एक योगदान दिया कि गंभीर, थोड़ा सा पत्रकारिता को गंभीर किया। अजय ब्रह्मात्मा का इसमें बड़ा योगदान है, और जयप्रकाश चौकसे का बड़ा नाम आता है उसमें, है ना, जो बाहर से लिखते थे, लेकिन बॉम्बे से तो यही लिखते थे। जी हाँ, मैं आऊंगा धनंजय, आप जो कह रहे हैं ना अभी कंक्लूड कर दूं, तो पत्रकारिता से जब हम यहाँ से निकल गए, फिर हम राइटिंग में आ गए, स्क्रिप्ट राइटिंग में आ गए, तो मैंने महसूस किया कि जो जर्नलिस्ट है, क्योंकि ये मेरा संगम हुआ, बेसिकली मैंने यहाँ से भी समझना शुरू किया, तो मैंने समझा कि जो सिनेमा के जर्नलिस्ट हैं मूलतः स्टारडम पत्रकारिता ही करते हैं, उनको फिल्म से, और देखिए फिल्म बनती है उसमें स्क्रिप्ट राइटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आज भी देखिए जितने ये सारे जर्नलिस्ट यहाँ बैठे हुए हम सब दोस्त हैं, सारे जर्नलिस्टों से पूछे कि कितने लेखकों का जिक्र किया कि स्क्रिप्ट राइटर ने क्या योगदान किया और उनका कौन क्या नाम है। मैंने कई बार अजय जी को भी कहा कि जो समीक्षाएं लिखते हैं, बहुत टाइम से मैंने कहा कि जो समीक्षाएं लिखते हैं उसमें लेखक का भी नाम लिखिए कि कथा, पटकथा और संवाद इनने लिखे हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट किसी भी सिनेमा का बेस है, और जो बेस है जिसकी पत्रकारिता कर रहे हैं उसकी चर्चा अगर नहीं कर रहे हैं तो कैसी पत्रकारिता है। जी परख साहब, आपने सबकी बातें सुनी हैं। आपके पास मैं अंत में इसलिए आया क्योंकि आप जो हैं, आप एक तरीके से मतलब फिल्म पत्रकारिता का जो दैनिक एक क्या कहें उसको, रोजगार के टर्म्स में देखा जाए तो आप उस प्रक्रिया से तो बाहर हैं, लेकिन आपने सिनेमा पर बहुत गंभीर लेखन किया है। आपने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं और ट्रेंड्स को बहुत डिटेल में आपने एक्सप्लोर किया है उसका, और उसको एक्सप्लेन भी किया है। तो ये जो पत्रकारिता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक तो गॉसिप वाला मामला है कि, और पीआर वाला मामला है, जिसके लिए जो हमारे साथी जो काम कर चुके हैं वहां पे और जो अभी भी वहां हैं वो भी ये मानते हैं कि हाँ भाई ये कुछ हद तक जो है उस व्यवस्था का ही दोष है, और उसके लिए संपादक या जो मालिकान हैं वो दोषी हैं, या जो फिल्म के लोग हैं वो कुछ लेकिन ये जो गंभीर पत्रकारिता है जो दरअसल लेखों के शक्ल में या किताबों की शक्ल में बाहर आती है, जहां पर जैसा अभी मैथिली जी ने कहा कि उन्होंने स्मिता पाटिल पर किताब लिखी उनसे मिले बगैर, यानी किसी किस्म का एक जो पीआर की संभावना होती है उस संभावना के बगैर वो किताब लिखी गई, लेकिन वो एक अच्छी किताब है। तो ये जो चीज है इन दोनों में, यानी एक जो गॉसिप की पत्रकारिता है और ये जो मतलब जो गंभीर पत्रकारिता है, इन दोनों में आप किसी किस्म का कोई मीटिंग पॉइंट देखते हैं क्या? और एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, संक्षेप में आप बताइएगा कि क्या ये जो ट्रेंड है, ये जो हमारी उदारवादी अर्थव्यवस्था है उसके साथ साथ शुरू हुआ या उससे पहले से था, या उदारवादी अर्थव्यवस्था के बाद ये तेज हुआ? धन्यवाद अमिताभ जी। जो अभी सभी मित्रों ने बातचीत की है उससे एक बात तो बहुत साफ है, और वो ये कि अगर सिनेमा की या फिल्मों की पत्रकारिता में गॉसिप की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है, तो वो भूमिका इसीलिए रही है
क्योंकि उसको बेचा जा सकता है और वो बिकती है, और वो बेचना उनके लिए जरूरी था जो एक खास तरह की पत्र पत्रिका निकालते थे जिसमें मुनाफा एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। उनके लिए बहुत जरूरी था कि उनकी पत्रिकाएं, उनके अखबार बराबर निकलते रहें और उसे ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ें और उनको विज्ञापन मिलते रहें। अब उसमें ये सही है कि इसमें एक बड़ा रोल जो है वो उन दर्शकों का होता है जो लोकप्रिय फिल्में देखने जाते हैं। वो जिनको पर्दे पर देखते हैं उनके बारे में उनके एक स्वाभाविक जिज्ञासा होती है उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की, यानी कि वो क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, किन से उनका अफेयर चल रहा है, इन सब के प्रति एक स्वाभाविक जो है रुचि होती है। और उस स्वाभाविक रुचि को पूरा करने का काम पत्र पत्रिकाएं, खासतौर पर फिल्मी पत्र पत्रिकाएं करती रही है, और मेरे ख्याल में ये 30-40 के दशक से हो रहा है। हिंदी में भी हो रहा था, अंग्रेजी में भी हो रहा था। ये कह सकते हैं कि उस समय शायद उतना ज्यादा नहीं होगा जो कि आज ज्यादा हो रहा है, लेकिन ये सही है कि इसके पीछे कारण ये था कि क्या बिक सकता है और उसे क्या बेचा जाना है, और इसके कारण इस तरह की गॉसिप में लोग रुचि लेते थे। अब आप देखिए कि जो लोग गॉसिप पढ़ते थे वो सिनेमा के प्रति उनका नजरिया भी उसी तरह का था। उनके लिए सिनेमा एक तरह से मनोरंजन की चीज थी और उन्हें इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि किसी कलाकार, किसी निर्देशक, किसी राइटर फिल्म में जो लिखता है उनके जीवन के संघर्ष क्या है, एक फिल्म कैसे बनती है और उसके लिए किन किन साधनों की जरूरत होती है। मेरे सामने अगर पर्दे पर दिलीप कुमार से लेकर अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान आ रहे हैं और वो मुझे बहुत आकर्षक लग रहे हैं, तो उस अभिनय करने के पीछे की जो मेहनत है उसे मैं नहीं देखना चाहता, क्योंकि मुझे कोई बता नहीं रहा है कि उसमें कोई मेहनत लग रही है। तो ये एक तो यह है, और ये इसलिए ये लगातार चलता रहता है। अब आप देखेंगे कि जो सिनेमा को गंभीरता से लेते हैं उनके लिए इस तरह की पत्रकारिता की कोई, कहना चाहिए कि कोई महत्व नहीं है, और वो महत्व नहीं है तब वो उसे निराश होकर दूसरी तरफ जाते हैं। दुर्भाग्य ये रहा कि वो दूसरी तरफ जो दूसरी तरह की पत्रकारिता थी या दूसरी तरह की किताबें या दूसरे तरह के मैगजीन निकले हिंदी या दूसरी भाषाओं में, उसका पाठक वर्ग बहुत सीमित था और इसलिए उनकी चर्चा नहीं हुई। मतलब आप ये देखिए कि जिस अभी थोड़ी देर पहले बताया कि लोकप्रिय सिनेमा पर कोई गंभीर लेखन नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। 1980 से हिंदी में जो साहित्यिक लघु पत्रिकाएं निकलती थी उन्होंने लगातार सिनेमा पर, मतलब मैंने ही कथन में 15 साल तक लगातार सिनेमा पर लिखा है और उसमें लोकप्रिय सिनेमा पर भी लिखा है, लेकिन चूंकि उसका पाठक वर्ग बहुत सीमित है और उनके स्टेक, जैसा नीलम जी ने कहा कि उनके स्टेक नहीं उस तरह से नहीं है कि भाई उनको वो पत्रिका निकालने के लिए समझौते करने पड़े। आज जब हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि चाहे मैगजीन हो, चाहे टीवी हो, चाहे और माध्यम हो, वो किस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं, वहां अजय बर्मात्मज की चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि वो गंभीर कर रहे हैं, और गंभीर इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो उनका अपना कहना चाहिए जिसमें उनकी कोई बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है कि उन्हें उनसे संबंध रखना है और इनसे संबंध रखना है। लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहूंगा एक बात, मैं सिनेमा की तरफ इसलिए आया साहित्य में लिखते लिखते, क्योंकि साहित्य में क्या है कि अगर मैंने किसी मित्र की किताब की रिव्यू लिखी और वो उनको पसंद नहीं आई तो वो दूसरे दिन ही फोन कर देगा कि भाई पारक जी आपसे तो मुझे ऐसी आशा नहीं थी। हमें लगा कि सिनेमा में जब हम लिखते हैं तो हम तो सिनेमा के बारे में, सिनेमा के लोगों के बारे में कुछ जानते ही नहीं। मतलब 1980 से मैं पहली बार इन 40 सालों में सिनेमा से सीधे जुड़े हुए लोगों से अगर संपर्क में आया हूं, एक दो अपवादों को छोड़कर, तो आपके इस मंच से आया हूं जहां पर मुझे कई ऐसे फिल्म से जुड़े हुए लोगों को
सुनने का, उनकी बातें जानने का, समझने का मौका मिला। अन्यथा मैंने 40 साल से मैं जो लिख रहा हूँ और 5-6 किताबें जो छप गई है वो सिनेमा के किसी लोगों को जाने बिना लिखी है। सिर्फ मेरे सामने जो सत्य रहा वो फिल्में थी। मैंने फिल्में देखी, फिल्मों पर लिखा, फिल्मों के बारे में पढ़ा, अंग्रेजी में, हिंदी में, और दुनिया भर का सिनेमा देखा। मेरे लिए सत्य यही था। जो मैथिली जी ने कहा वही मेरे लिए यह है कि मेरे लिए सिनेमा ही सत्य है। और अभिनेता का सत्य सिर्फ यह है अभिनय जो उसने फिल्म में किया। हाँ, ऐसे कुछ सोशल इशू हो सकते हैं, जैसे दिलीप कुमार की मृत्यु के समय जैसे सोशल इशू आए, या जैसे बहिष्कार का मसला, इस तरह की चीजों में जरूर मेरी रुचि रहती है। लेकिन अंततः मेरे लिए फिल्म, जैसे साहित्य के अंदर साहित्य ही सत्य है, लेखक का व्यक्तिगत जीवन क्या है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। उसी तरह से सिनेमा के बारे में ये जो इस तरह की सोच और जो लोकप्रिय किस्म का लेखन हो रहा है या टीवी पर जो दिखाया जा रहा है, उसके बीच में इतना बड़ा गैप है कि मुझे उसमें कोई पुल नजर नहीं आता। लेकिन ये जरूर है, मैंने कई साल नवभारत टाइम्स में भी रविवार को कुछ मुद्दों पर लिखा है, जैसे फिल्मों में स्त्री को किस तरह से डेपिक्ट किया गया है, माँ को किस तरह से डेपिक्ट किया गया है, डाकू पर फिल्में क्यों बनी है। इस तरह के कई लेख व्यावसायिक पत्र पत्रिकाओं में भी छपे हैं। वो तभी छपे हैं जब वहां पर पत्रकारों पर दबाव नहीं था मालिकों का कि उन्हें क्या चाहिए या क्या नहीं चाहिए, जब वो स्वतंत्र थे लिखवाने के लिए, लिखने के लिए। और तब क्योंकि गुंजाइश थी। पिछले 10-15 सालों में मैंने किसी व्यावसायिक पत्रिका में सिनेमा क्या किसी पर भी कुछ नहीं लिखा, क्योंकि अब वह स्वतंत्रता मान नहीं है। जी तो ये एक बड़ा फर्क है। जी, शुक्रिया परख साहब, शुक्रिया। मैं अजय जी आपके पास आता हूं। अभी परख साहब ने जो बात कही कि दो तरह की पत्रकारिता जो है सिनेमा को लेकर के, उसके बीच में कहीं कोई पुल नहीं है। और तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, ये जो पुल अगर बनाने की कोशिश की जाए, पहली बात तो ये कि क्या ये पुल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर होना चाहिए, अगर आप, चूंकि आप फिल्म समीक्षा के क्षेत्र में सक्रिय हैं अभी भी, और आप मतलब अखबारों में भी लिखते हैं, आप यूट्यूब पर भी अपना समीक्षा का कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, तो नए माध्यमों के हिसाब से ये जो पुल की बात पारक साहब ने कही वो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें साथ साथ जो बात नीलम ने और सिद्धार्थ ने कही कि जो एक ट्रेनिंग की कमी है नए पत्रकारों को, मुझे तो ऐसा लगता है कि आजकल जो संस्थान है वहाँ जो मुख्यधारा की पत्रकारिता है उसकी ट्रेनिंग नहीं दी जाती ठीक से, तो फिल्म पत्रकारिता की ट्रेनिंग कहाँ से दी जाएगी जब उनको यही नहीं पता है कि उन्हें नेताओं का कैसे इंटरव्यू करना है या उसके बारे में किस तरह से उन्हें पढ़ना है। तो फिर तो फिल्म कलाकार ही नेताजी का इंटरव्यू करेंगे, जैसे कि आप आम किस तरह खाते हैं, चूस करके या काट करके। तो आजकल यही हो रहा है। तो ऐसे में आप मैं आपसे जानना चाहूंगा इस पुल वाली बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो मानता हूं कि हमेशा ये स्पेस रहा है और रहेगा। दिक्कत ये हो गई है अभी कि मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूं, मैंने यूट्यूब चैनल क्यों चालू किया रिव्यू का। मैं चाहता था किसी अखबार में लिखना या फिर किसी वेबसाइट के लिए लिखना। मैं थोड़ा सा अलग होके कहूंगा कि जितने वेब पोर्टल आए हैं, मूल रूप से आप एक सत्य की बात छोड़ दें या एक आध और ऐसे लोग हैं जो मूलतः हिंदी में चलाते हैं, नहीं तो ज्यादातर वेब पोर्टल जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में चलते हैं तो उनका मदर ऑर्गेनाइजेशन अंग्रेजी का है। और उस समय जब मैंने क्वीन से और वायर से और ऐसे तमाम जगहों पर बात की रिव्यू लिखने की, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें तो हिंदी में लिखने वालों की जरूरत नहीं है, अंग्रेजी में जो हमारा रिव्यू छपता है हम उसको हिंदी में कर देते हैं। तो ये अनुवाद वाली जो पत्रकारिता है ना, इसने हिंदी जर्नलिज्म में, फिल्म पत्रकारिता में हिंदी की बात कर रहा हूँ, उसको बहुत मारा है। जब मैं खुद फिल्म जर्नलिज्म में आया और जिस तरीके से मेरी यहाँ पे लोगों के संगत हुई या बाकी चीजें, जैसे जबरी पारक साहब मेरे पुराने मित्र भी हैं, गुरु भी हैं, तो वो जानते हैं कि अपनी जिद की वजह से मैं वैसी पत्रकारिता कर पाया। नहीं तो मेरे सामने भी वैसे ही प्रलोभन थे कि आप गॉसिप कीजिए, छोड़िए सारी चीजें सीरियसली की। जैसे लोगों से मिलना मैं बहुत जरूरी मानता था कि फिल्म एक्टर से मिलना चाहिए हमें, और मिल करके उनसे बातें करनी चाहिए, और जिसको
उनके मुंह से निकले, फ्रॉम हॉर्सेस माउथ। आप मेरे इंटरव्यूज अगर आज भी पढ़े, पुराने और नए सब, वो भी चवन्नी चैप पे मेरे बहुत सारे इंटरव्यू रखे हुए हैं, या मेरी कोशिश है कि शब्दशः जो बोल रहा है कलाकार वही लिखे जाए बात, सिर्फ व्याकरण उसका सुधार दिया जाए, क्योंकि बोलते हुए लैंग्वेज थोड़ी अलग है। और इस बात को लेके मुझे फक्र है कि मैं ऐसा किया और मैं सफल रहा, और मेरी वजह से बहुत सारे पत्रकार जिस इस फील्ड में आए बाद में, उन्होंने उससे सीखा, उससे बातें की, और तमाम सिद्धार्थ तो बहुत लंबे समय से मिलते रहे हैं। चैनल के लोग भी इसलिए आते थे कि मेरी एक अलग दृष्टिकोण होता था हर चीज पर, हर विषय पर, हर फिल्म पर, और ये दृष्टिकोण ही खो गया है। जैसे मेरे साथ जो पत्रकार आते हैं काम करने के लिए, अब तो मैं छोड़ चुका हूँ सक्रिय पत्रकारिता, तो सबसे पहले मैं उनसे कहता था कि भारत का इतिहास पढ़ लो सबसे पहले, तो बड़े चौंकते थे, सर हम फिल्म पत्रकारिता करना है, भारत का इतिहास क्यों पढ़े हम। फिर मैं मनमोहन चड्ढा की किताब, मैंने अपनी किताब दी लोगों को पढ़ने के लिए, वो किताब पढ़ने पढ़ने बिखर गई, अब जाके नया एडिशन आया तो मैंने फिर से खरीदा उसको। मनमोहन चड्ढा के आपको इतिहास तो जानना ही चाहिए ना, अपनी फिल्मों का इतिहास जानना चाहिए। आशीष राजाध्यक्ष की किताब आपके पास होनी चाहिए फॉर रेफरेंस। तो ये सारी चीजें नहीं है। अगर आपको सिर्फ एयरपोर्ट पे खड़ा होना है और कोई आ रहा है तो उसका फोटो खींच लेना है और फोटो भेज देना है, तो इससे बात बिल्कुल बिगड़ जाएगी जी। दूसरी बात जो मैंने किया, और फिल्म पत्रकारिता और मीडिया हाउसेज एंड फिल्म को जोड़ने का काम, ये सौभाग्य या दुर्भाग्य से इसकी शुरुआत मैंने की। ये 99 की बात है, उस समय से जब मीडिया हाउसेज का कोलैबोरेशन हमने फिल्म वालों से करवाया, लेकिन वहां मेरी एक शर्त थी कि फिल्म के रिलीज होने तक, क्योंकि तब भी हम वही कर रहे थे जो वो बोल रहा है हम छाप रहे हैं, हम उसमें अपनी तरफ से कोई सवाल नहीं करते थे, जो थोड़ा बहुत सवाल होता था वो रखते थे, बाकी वो चीजें। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये होगा, लेकिन रिव्यू जब होगा वो मेरा होगा, उसमें आपका कोई दृष्टिकोण नहीं जाएगा, कोई पक्ष नहीं होगा, कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। और मैं यहाँ जागरण के मालिकों, भास्कर के मालिकों को बहुत ही तारीफ करूंगा कि उन्होंने कभी पूरे मेरे 25 साल के कैरियर में कभी नहीं कहा कि इस रिव्यू को ऐसे लिखना है या इस रिव्यू के बारे में ऐसी बातें की करनी है। मैंने कई बार ऐसे काम किए जो यहाँ मैं रिव्यू भेज रहा हूँ या अपना ट्वीट कर रहा हूँ या तमाम चीजें लिख रहा हूँ, वो एक्टर मेरे मालिक के साथ बैठा हुआ है, वो कह रहा है देखिए आपके अजय जी क्या कर रहे हैं। लेकिन वो कुछ नहीं कहते थे, वो कहते नहीं थे कि ऐसा कुछ करना है या नहीं करना है, लेकिन हाँ उनकी जिम्मेदारी थी कि हमारे मीडिया टाई अप मैक्सिमम हो जाए, हम पैसे कमा सकें। वो पैसे वो कमाए उन्होंने जी। अब फिल्म पत्रकारिता में दिक्कत क्या है कि अगर आज भी फिल्म पत्रकारिता को सुधारना है, अभी ऐसा है नहीं कि सब कुछ खो चुका है, अब तो व्यक्तिगत संभावनाएं इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि हर व्यक्ति एडिटर है, हर व्यक्ति के पास एक मैगजीन है, आप चाहें तो अपना काम आज शुरू कर सकते हैं। मैंने कई सारे युवा लेखकों को जोड़ा है, अभी मुझे इतनी खुशी होती है, हल्द्वानी का एक लड़का है मनीष पांडे, बहुत ही अनगढ़ तरीके से उसने शुरुआत की, विकीपीडिया से लिखता था वो, मैंने उसको गाइड किया, मैंने उसको समझाया, आज वो आउटलुक का स्टाफ मेंबर हो गया है फिल्म पत्रकारिता में, हल्द्वानी में बैठा हुआ। तो इस तरीके से देश के तमाम युवा मुझसे जुड़े हुए हैं, आज भी जुड़े रहते हैं, और मैं अपने हिसाब से उनको गाइड करता हूँ, बताता हूँ फिल्म पत्रकारिता में संभावनाएं आज भी हैं। लेकिन ये वेब पोर्टल, उसमें सत्या भी शामिल है, ये लोग फिल्म पत्रकारिता पर थोड़ा ध्यान दें और वहां पे कुछ जरूरी और थोड़े जिम्मेदार, थोड़े समझदार, थोड़े पढ़े लिखे व्यक्तियों को फिल्मों की जिम्मेदारी दें। सत्या भी जिस तरीके से पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करता है, आपके इस एक प्रोग्राम के अलावा उनके पास सिनेमा पर लिखने वाला, बोलने वाला कोई नहीं। ये बड़ी जिम्मेदारी है उन लोगों की कि उनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। वैसे ही तमाम वेब पोर्टल को ध्यान, अखबार नहीं करेंगे, अब अखबारों के पास अब कोई टाइम नहीं है, चैनल तो बंद ही हो गए, चैनल में तो अब लगातार सिनेमा बंद हो गया, सिनेमा लगभग खत्म हो गया वहां पे जी, क्योंकि देश का इतना बड़ा मनोरंजन करने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री हमारा आया हुआ है कि हर दिन वो मनोरंजन करता है, तो उसके सिनेमा के मनोरंजक लोग उसके बहुत पीछे हैं, नीचे हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। तो वहाँ कोई बढ़िया बात कही आपने, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं मैथिली जी के पास चलता हूँ, जो आपने बात जहाँ खत्म की है मैं वहीं से उनसे उनकी राय जानना चाहूंगा कि अभी अजय जी ने जो कहा कि मनोरंजन का जो मसला है वो बदल गया, क्योंकि अब पॉलिटिकल लोग जो हैं वो इतना ज्यादा एंटरटेन कर रहे हैं कि पॉलिटिकल रिपोर्टिंग ही दरअसल में जो है वो एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग हो गई है। और जिस तरीके से खास तौर से चैनलों पर जो रिपोर्टिंग हो रही है या जो डिस्कशंस हो रहे हैं, ऐसे में मैथिली जी आपसे मैं जानना चाहूंगा, जो ट्रेनिंग की बात बार बार यहाँ उठाई जा रही है,
वो ट्रेनिंग का एस्पेक्ट जो है वो नए जो मीडियम है और नए जो लोग आ रहे हैं उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? मुझे सौभाग्य से जब भी मैं लिखना शुरू की थी, मैंने तो हॉलीवुड फिल्म्स संडे ऑब्जर्वर में रिव्यू करती थी और ईव्स वीकली में इमेजेस ऑफ विमेन इन इंडियन सिनेमा कि नॉट वेरी क्या थियोरेटिकल नहीं, मगर ये क्योंकि फिल्म खाली मनोरंजन नहीं, उसका तो सामाजिक फोर्सेस और उसका पोर्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे अच्छी सीख मिली थी इकबाल मसूद साथ में बोलते थे कि ये किताब पढ़ो, ये किताब, जस्ट डोंट सी ओनली इंडियन सिनेमा इन आइसोलेशन। इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री भी चाहिए, मगर कंपेयर वेयर इट इज विथ वर्ल्ड सिनेमा। वो टाइम पर अगर न्यू वेव आई थी, मतलब जब पैरेलल सिनेमा शुरू हुए तो फ्रेंच न्यू वेव से कितना इन्फ्लुएंस हुआ, कि बर्गमैन का इन्फ्लुएंस कितने फिल्म मेकर्स के ऊपर थी। तो वर्ल्ड की डोंट बी अ फ्रॉग इन द वेल, मगर बाकी फिल्म्स, बाकी वर्ल्ड सिनेमा को भी देखिए। और क्योंकि एक पैरेलल नहीं कि कंटेम्पररी फोर्सेस रहते हैं ना, सोशल पॉलिटिकल, उसमें वेयर इज इंडियन सिनेमा एट दैट प्लेस मोर देन, क्योंकि फिल्म इज ओनली नॉट एंटरटेनमेंट, इवन द मोस्ट एंटरटेनर जैसा आउट एंड आउट एंटरटेनर में भी आपको एक सब टेक्स्ट मिलेगी। वो सब टेक्स्ट के लिए आप सर्च करना, कि वो मुझे मतलब सिखाया गया है कि रिव्यू डजंट मीन खाली कहानी बता दो, म्यूजिक अच्छा है, किसने कैसा काम किया है। और देखती थी कि जब भी रिव्यू फिल्म्स में, न्यूज़पेपर्स में, दे डिडंट रिकॉग्नाइज कि फिल्म रिव्यूइंग, फिल्म क्रिटिसिज्म इज अ स्पेशल, उसमें भी आपको तजुर्बा होना चाहिए, आप आगे सीखेंगे लिखने का। मगर कोई नहीं है तो कोई रिपोर्टर का, अच्छा आज तुम लिख लो, आई मीन डीवैल्यूइंग फिल्म क्रिटिसिज्म। किसी को जो क्राइम रिपोर्टर है उनको जाके आज तुम प्रेस शो हो रहे जाके देख लो, उसका रिव्यू लिख दो कि। और मुझे एक चीज आती है कि स्पेस फॉर सीरियस राइटिंग ऑन सिनेमा मेन स्ट्रीम मीडियम में वो खत्म हो गई है। जब भी लिखती थी टाइम्स ऑफ इंडिया का संडे रिव्यू, उसमें तो वायलेंस, आर वायलेंस और देयर वायलेंस फुल, आई मीन उसमें पूरा कवरेज मिला था कि उस टाइम टैरेंटिनो, इधर तेंदुलकर साहब ने वायलेंस इन इंडियन सिनेमा, इंडियन सोसाइटी, वो तो यू हैड द स्कोप कि ये सब एग्जामिन करके लिखे। बाद में तो ये स्पेस चली गई है, सीरियस राइटिंग ऑन सिनेमा के लिए स्पेस चली गई है। जी शुक्रिया मैथिली जी। सिद्धार्थ, जो बात अभी मैथिली जी ने कहा कि सीरियस राइटिंग के लिए स्पेस मेन स्ट्रीम मीडिया से चली गई, तो टेलीविजन के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो जो सीरियस रिपोर्टिंग है, या जो अगर सीरियस सिनेमा के बारे में हम कहें, तो मुझे नहीं लगता कि जो बहुत सारे फिल्म रिपोर्टर्स हैं उनको ये मालूम भी होगा कि भारत में जो अन्य भाषाओं का सिनेमा है, हिंदी से अलग भाषा का, यानी मलयालम का सिनेमा, बंगाली का सिनेमा या मराठी का, असमी का सिनेमा जो है, तो उसमें क्या गंभीर काम हो रहा है, और ना उनको इस बारे में कोई बताने वाला है, क्योंकि जिसको बताना चाहिए वो उसको खुद भी नहीं मालूम है। वो जो प्रोड्यूसर है किसी प्रोग्राम का, उसका कुल सरदर्द ये होता है कि वो आधे घंटे का अपना शो जो है वो निकाल ले, जिसमें कुछ थोड़ा बहुत गॉसिप आ जाए, कुछ फिल्म के बारे में कुछ कहानी आ जाए, कुछ गाना वाना आ जाए, कुछ इंटरव्यू आ जाए, कुछ चकल्ला जैसी आ जाए, तो बात बन जाए। तो ऐसे में ये जो बात आपने जो शुरू की थी, मैं आपकी बात पर वापस लौटता हूँ, जो ट्रेनिंग वाली बात है या जो इवेंट मैनेजमेंट वाली बात है, इससे छुटकारा पाने का क्या रास्ता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ये सोचने की जरूरत है कि जैसे 70 के दशक में या किसी भी दशक में हर जमाने में हर किस्म के लोग होते हैं, फिर वही लोग जो हैं, और उसी तरह कहानीकार भी हर किस्म के होते हैं। तो 70 का वो दशक था, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं, कि जब अगर आप कहें पॉपुलर कैटेगरी में मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा और ऐसे जो दिग्गज नाम थे, उसी तरह से उसी दौर में अगर आप देखें तो श्याम बेनेगल का भी फिल्मों में जन्म हुआ, या गोविंद निहलानी का भी जन्म हुआ, फिर 80 में वो बढ़ा केतन मेहता के रूप में और भी कई लोगों के रूप में। तो उसी तरह से अगर फिल्म पत्रकारिता में भी आप पॉपुलर कैटेगरी करिए, आप उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़े एक्टर्स का इंटरव्यू लीजिए, मगर फर्स्ट सेगमेंट हुआ या सेकंड सेगमेंट तक आइए। थर्ड सेगमेंट में मेरी हमेशा एक गुजारिश होती थी अपने एडिटर से कि थर्ड सेगमेंट में मुझे एक छोटी स्टोरी करने दीजिए
ताकि आपकी बात भी रह जाए और कहीं ना कहीं जो मेरा मरता हुआ ज़मीर है वो थोड़ा सा बच जाए। मुझे याद है मैंने पहली दफा पीयूष मिश्रा का फर्स्ट टीवी स्टोरी मैंने की थी और वो मुझे 1 मिनट 20 सेकंड मिला था कि ये एक्टर कौन है। मैंने कहा यार ये दिल से मैं आया था, बहुत छोटे से रोल में था, लेकिन मुझे उनको लॉजिक ये देना पड़ा कि ये वो आदमी है जो शाहरुख खान जिससे सीखते थे, और फिर मैं पीयूष की बात कह पाया। तो थोड़ा सा हमको भी थोड़ा क्लेवर होना पड़ेगा अपनी बात को कहने के लिए, कि आपको जो अपनी बात कहनी है वो भी कहिए और साथ में आप जो दूसरी चीजें हैं उनके बारे में भी बात करिए। एक छोटे सा वाक्य मुझे याद आ रहा है कि जो आपने बात कही अभी, जैसे कि रीजनल सिनेमा में क्या काम हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि 2009 की बात है, मैं स्टार में था, स्टार न्यूज में था, उस वक्त एबीपी नहीं था, स्टार न्यूज था। और मैंने उस वक्त 2009 के आसपास शहादत हसन मंटो के ऊपर 3-4 कहानियां कही गई थी जिसपे लोग फिल्म बना रहे थे, और उसमें एक फिल्म का कुछ प्लानिंग डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी भी कर रहे थे उसी दौरान, और भी कई लोग थे। तो ये हुआ कि मंटो के ऊपर 3-4 कहानियों पे कुछ फिल्में बन रही हैं, और जाहिर ये छोटी किस्म की फिल्में हैं, तो इस पर एक स्टोरी होनी चाहिए। मेरी भिड़ंत हो गई थी एडिटर से, उन्होंने बोला यार क्या करोगे, अभी बिपाशा बसु और जॉन इब्राहिम के अफेयर की चर्चा चल रही है, इस पर बात कहो। तो मैंने आखिर में फिर मुझे ये कहा गया तुम खुद मत जाओ ये स्टोरी करने के लिए, किसी को भेज दो, किसी इंटर्न रुकी रिपोर्टर को भेज दो। तो मैंने उस लड़की को भेजा, मुझे याद है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। मैंने उस लड़की को बोला, मैंने कहा ठीक है तुम जाओ, जाकर के ये सवाल मंटो के ऊपर मुझे बाइट्स चाहिए। तो उसने पहली लाइन मुझे ये बोली, मंटो कहाँ रहता? तो मैंने कहा 1955 में कब्र में, 1955 से कब्र में रह रहे हैं। तो फिर समझाना पड़ा, मतलब उस वक्त 2 मिनट के लिए आप चौंकते हैं और और आपको ये लगता है कि भाई वो गुस्सा जो है उसको मजाक के रूप में बाहर आ जाता है, मगर देखा जाए तो इसी किस्म की चीजें आज ज्यादा हो रही हैं। क्योंकि आज जो एयरपोर्ट रिपोर्टिंग की बात है वो रिपोर्टिंग थोड़ी है, वो रखा ही जाता है कि सस्ते दाम पे इन लड़कियों को रख लो, वो भी नौकरी कर रहे हैं, पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी होगा कि हम नौकरी करने आए हैं, पत्रकारिता करने आए हैं। रोजी रोटी बहुत जरूरी चीज है, मगर उसके साथ अगर आप अपने पैशन के जरिए अपनी रोजी रोटी कमाएं तो किसी भी प्रोफेशन में आपका स्तर बढ़ जाएगा और आपके साथ आपके जो व्यवसाय का भी स्तर बढ़ेगा। जरूर, बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, आपने बहुत दिलचस्प बात बताई। नीलम, जो सिद्धार्थ ने कहा है मैं उसी का एक्सटेंशन लेकर के आपके पास आ रहा हूँ कि ये जो बात सिद्धार्थ ने कही, मुझे जी हाँ मैत्री जी प्लीज जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, आप कार्यक्रम में शामिल हुए। आपकी तबीयत खराब थी फिर भी आपने हिस्सा लिया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी। नीलम, आपसे मैं जानना चाहता हूँ जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। आपसे जानना चाहूंगा कि जो बात सिद्धार्थ अभी कह रहे थे, जैसे उन्होंने कहा कि भाई मंटो पर बाइट लिया हो, तो लड़की ने कहा कि भाई मंटो कहाँ रहता है। इस किस्म के तजुर्बे हम सबको भी, मुझे भी बहुत सारे तजुर्बे हैं इस तरह के, जिनका मैं यहाँ जिक्र करना नहीं चाहता बहुत सारी वजहों से, लेकिन ये कि ये जो चीजें हैं इसको हल करने का तरीका क्या है। ये जो ट्रेनिंग की बात हम लोग लगातार कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, वो ट्रेनिंग जो है वो जाहिर है जो संस्थान जब किसी को रखता है तो वो संस्थान या तो इन हाउस ट्रेनिंग दे, या जो जहां से वो पढ़ कर के आ रहा है, पत्रकारिता की डिग्री लेकर के आ रहा है नया लड़का या लड़की, उसको मिले। लेकिन ऐसी व्यवस्था तो हम देखते नहीं। तो ऐसे में क्या हम क्या उम्मीद कर सकते हैं जो मौजूदा पीढ़ी है नए पत्रकारों के, फिल्म पत्रकारों? देखिए, इसका कोई जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि समय इतनी तेजी से बदल रहा है कि इसी इंडस्ट्री में नहीं, आप अपने आसपास के मिलेनियल बच्चों को देखिए, पुरानी चीजें उन्हें पढ़ने की जरूरत इसीलिए नहीं पड़ती क्योंकि जो वो अब नया करने जा रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स जिसकी बात करते हैं हम, ये दौर ही बिल्कुल अलग है। और इस दौर में मैं लगातार अपने आसपास के बच्चों को भी ये बात कहती हूँ, जिनको मैंने टीम गठित की थी जब 1-2 चैनल्स के लिए, तब भी मैं ये बात कहती थी कि पढ़ा लिखा करो, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। जितना आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, अनुभव लेंगे, उतना ही आपको आएगा, तुरंत नहीं आ जाएगा। लेकिन होता क्या है ना, इनको तुरंत सक्सेस मिल भी जाती है क्योंकि जमाना ही इन्फ्लुएंसर्स का है। सेलिब्रिटीज को, स्टार्स को, जर्नलिस्ट की या हमारी जरूरत आज क्यों नहीं है? पहले क्या था, उन्हें अपनी फिल्मों के लिए अपने आप को एज अ स्टार एस्टैब्लिश करने के लिए जर्नलिस्ट की जरूरत पड़ती थी कि अच्छे जाने माने जर्नलिस्ट को अगर वो इंटरव्यू देंगे तो उनके इंटरव्यूज देखे जाएंगे। आज उन्हें जरूरत नहीं है, आज उनके पास उनका अपना तो कपिल शर्मा शो में चले जाते हैं, कपिल शर्मा शो में चले जाएंगे तो ज्यादा प्रमोशन होगा, अच्छा प्रमोशन होगा। बिल्कुल, और उनका अपना खुद का एक सोशल हैंडल होता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो इन सारी चीजों के बीच में जर्नलिस्ट के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी नहीं डाल सकते क्योंकि उसके लिए भी सर्वाइवल का सवाल है।
समय फिर भी बदल रहा है और हर चीज बिगड़ जाती है, खत्म हो जाती है दोबारा बनने से पहले, ये मैं बिलीव करती हूँ, ये हर चीज में है। तो ये खत्म होगी फिर नई तरीके से फिर से शुरू होगा, ऐसे मुझे लगता है। और इसकी शुरुआत भी हो गई है, क्योंकि अब जो है स्टार्स का जमाना नहीं रहा। सलमान खान के तेवर बर्दाश्त करने की अब किसी को जरूरत नहीं है। अब विकी कौशल जैसे लोग आ चुके हैं, और इस तरह के जो नए रणवीर सिंह की बात कर लीजिए आप, इस तरह के जो सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, जो नए यंगस्टर्स हैं, उनके बीच में, एंड थैंक्स टू कंगना रनौत फॉर सम रीजन, थोड़ा सा मैं थैंक यू इसलिए कहना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने जब नेपोटिज्म का सवाल उठाया ना, तो एक नया वर्ड जब लोगों को मिल गया, उसके बाद जो है तेवर कम पड़ने लगे। अब लोग ऑटो करेक्ट मोड पर, सेलिब्रिटीज खासतौर पर ऑटो करेक्ट मोड पर जा चुके हैं। अब राइटर्स की बात होने लगी है, स्क्रिप्ट राइटर्स की, स्क्रीन प्ले राइटर्स की, संवाद लेखक की अब बात होने लगी है, थैंकफुली, क्योंकि अब ओटीटी मीडियम है। सिनेमा घरों में सीटी बजाने वाले दर्शकों के साथ साथ अब विवेकशील, विचारशील, पढ़ने लिखने वाले लोगों के लिए भी एक बड़ी ऑडियंस दिखाई दे रही है लोगों को। तो अब दोनों तरफ से एक करेक्शन की शुरुआत हो चुकी है, ऐसा मुझे लगता है। और आई थिंक जर्नलिस्ट आर गोइंग टू कम अराउंड, स्टार्ट रीडिंग, आई एम होपिंग, एंड देयर आर सम गुड जर्नलिस्ट, काफी सारे लोग हैं जो पढ़ने। बहुत अच्छी बात कही आपने। धनंजय जी, एक संक्षिप्त टिप्पणी मैं आपके पास आपसे लेना चाहता हूं। जो बात अभी नीलम जी ने कही, उससे पहले सिद्धार्थ ने भी कही थी, ये जो नई तरह की पत्रकारिता हो रही है, एक तो हम ये देखते हैं कि अब जैसे फिल्म पत्रकार हैं तो वो बहिष्कार के मामले में, जैसे कोई मान लीजिए ये जो बायकॉट ब्रिगेड है, तो बायकॉट ब्रिगेड के खिलाफ बात करने वाले फिल्म पत्रकार बहुत कम दिखते हैं। डिजिटल मीडियम में भी, सिनेमा में तो मतलब टेलीविजन में तो नहीं ही दिखते हैं, क्योंकि सब जगह तो वो एक तरीके से बायकॉट का समर्थन करने वाली पत्रकारिता हो रही है। ऐसे में ये जो बात नीलम ने कही और अभी सिद्धार्थ ने भी जो बात कही थी, वो चीज आपको कैसे, आपको लगता है क्या, किस तरह से वो एप्लीकेबल होगी? कैसे जो फिल्म पत्रकारिता है उसका अपना एक स्वरूप रखते हुए, यानी जिसमें ठीक है थोड़ा मनोरंजन भी रहे, लेकिन जो थोड़ी गंभीर बातें, उनका समावेश किस तरह से होगा? संक्षेप में। जो पारक साहब ने बात कही या जो मैथिली जी ने बात कही, दोनों जो है स्टार से दूर रहे और सिनेमा पे उन्होंने लिखा। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बॉम्बे नहीं देखा और सिनेमा पे काम किया है, सिनेमा पे लिखा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा उसमें कि जो सिनेमा है ना, वो केवल कंटेंट नहीं है। सिनेमा जो है एक क्राफ्ट है, और क्राफ्ट में भी ढेर सारी कलाओं का संगम है। आपको कैमरा समझना पड़ेगा, आपको संगीत समझना पड़ेगा, आपको आर्ट डायरेक्शन समझना पड़ेगा, कई सारी चीजें हैं। तो खाली आप जो है, जिसे एक उदाहरण मैं ऐसे दूं इसको, पत्रकारिता में क्या हुआ है कि पत्रकारिता में आपने स्टार, जो एक लोकप्रिय पत्रकारिता, उसमें स्टार का इंटरव्यू आप मानते हैं बहुत महत्वपूर्ण काम हो गया। और जो सीरियस जिसको आप कह रहे हैं लेखन, उसमें उस स्क्रिप्ट के कंटेंट पे बात कर लिया तो बड़ा बढ़िया माना गया वो। लेकिन तो मैं फिल्म इंडस्ट्री में रह के जब मैं सीधे सीधे जुड़ा हुआ हूँ तो ये समझ पा रहा हूँ कि दरअसल दोनों में अधूरापन, दोनों पूरा नहीं। जब तक आप जो है, एक उदाहरण से, मैं कम समय इसलिए मैं एक उदाहरण से बता दूंगी तो बड़ा लंबा खींच जाएगा। एक बड़ा किस्सा फेमस होगा, आप सब लोगों ने सुना होगा, मुगल आजम के दौरान की बात है कि जो अपने संगीतकार साहब थे नौशाद साहब, म्यूजिक कर रहे थे, रिकॉर्डिंग चल रही थी, कुछ टोका टोकी की किया। उसके बाद एक दिन चले गए हैं महबूब स्टूडियो शूटिंग में खुद ये नौशाद साहब, और उन्होंने कैमरा कहा कैमरा यहाँ क्यों रखा है, कैमरा वहां रखो। तो आसिफ साहब चिढ़ गए, बोले तुमको कैमरा समझ में आता है क्या? तो बोले आपको क्या संगीत समझ में आता था क्या? तो ये जो उदाहरण है, इससे आप समझिए कि जब तक इन सारी चीजों को, खाली लेखन को नहीं समझना, बहुत अच्छी बात कही आपने, उसका जो क्राफ्ट है, उसको जो कैमरा है, कैमरा वर्क समझना, लाइटिंग समझना है, म्यूजिक समझना है, बैकग्राउंड म्यूजिक समझना है, जी। जब तक इन सारी चीजों को नहीं समझेंगे तब तक, अब वो मैगजीन समझिए कि राज कपूर की फिल्मों में, आप जब राज कपूर की फिल्मों की जब लोग समीक्षा करते हैं, कई दफा लोग तो बड़ी अच्छी बातें करते हैं कि वो कौन सी मैगजीन पढ़ रहे हैं, उससे भी सीन कनेक्ट होता है, यही मैगजीन पढ़ रहा है। तो बड़ी गंभीर तरीके की चर्चा। लेकिन एक और बात मैं कहूँगा कि जो हम 90 में जब आए बॉम्बे, और उस समय स्टारों का बड़ा जोर था, शाहरुख खान का भी मैंने इंटरव्यू किया, अमिताभ बच्चन, स्टारों का इंटरव्यू करना महान काम होता था। मैंने अमिताभ बच्चन का उस समय इंटरव्यू किया तो बॉम्बे में हल्ला हो गया, एक नया जर्नलिस्ट आया पटना से, उसने अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू कर दिया, क्योंकि अमिताभ बच्चन उस समय इंटरव्यू नहीं दिया करते थे। शाहरुख खान ने इंटरव्यू देना बंद कर दिया था। उन्होंने इसलिए मुझे इंटरव्यू दिया कि मेरे दोस्त एक जो उनके राइटर थे, और उन्होंने कहा कि मैगजीन में लिखना मत। तो मैंने कहा मैं जनसत्ता से आया हूँ। लेकिन सवाल खड़ा होता है, मैंने ढेर सारे स्टारों के, लड़कियों के, हीरोज के इंटरव्यूज किए, उसमें मुझे नजर आया कि उनको सोसाइटी को लेकर के उनकी समझ, जिस तरह से आप बात करना चाहते हैं, गंभीर बात करना चाह रहे हैं, वो नहीं है।
वो फिल्मों के अपने रोल के बारे में बात करना में इंटरेस्टेड है, वो गॉसिप के बारे में खुद ही बात करना चाहते हैं। तो उनके साथ जो जिसे अजय परमात्मा जी ने जो इरफान पर किताब लिखी है, इरफान चूंकि एक अलग मीडियम से आए हुए सिनेमा और मेन स्ट्रीम सिनेमा में आ गई, अच्छी बात है। जैसे नसीर साहब से आपसे इंटरव्यू करेंगे तो गंभीर इंटरव्यू होगा, गुलजार साहब से करेंगे तो गंभीर इंटरव्यू होगा, लेकिन वो अजय देवगन और विकी कौशल और वो उन सबसे जब इंटरव्यू करने जाएंगे तो फिर आपको वही मसाला मिलेगा जो आपके अखबार के लिए या मैगजीन के लिए होगा। तो फिल्म पत्रकारिता में जैसा कि नीरव ने कहा बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन वो संभावना तब होगी, बढ़ेगी जब फिल्म पत्रकारिता में आए लोग सिनेमा से जुड़ेंगे, वो असिस्टेंट डायरेक्टर बने या और प्रोसेस। जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने इसलिए कहा कि असिस्टेंट डायरेक्टर जो होता है सिनेमा के पूरे प्रोसेस से जुड़ता है, वो फिल्म के कागज पे लिखे जाने से लेकर के एडिटिंग के बाद फाइनल म्यूजिक होने तक जुड़ता है, तो सिनेमा को वो समझता है। जब तक इतनी समझ आपके पास नहीं है तब तक मुझे लगता है सिनेमा इतना गंभीर विषय है, बल्कि हल्के तौर पे हम लेते हैं, लेकिन बहुत गंभीर विषय है ये। आप जो बात कह रहे हो बड़ी दिलचस्प है कि मतलब मुझे डायरेक्टर बनना पड़ेगा। ये उपन्यास लिखने से ज्यादा भारी विषय है, इसलिए मैं पिछले आपके बातचीत में तीसरी कसम की चर्चा अभी करता कि तीसरी कसम की मेकिंग को अगर आप समझिए तो आपको समझ में आएगा पत्रकारिता कितनी गहरी चीज है और कितना बढ़िया हो सकती है। जी जरूर जरूर, नहीं बहुत अच्छी बात कही आपने धनंजय। और मेरे ख्याल में जो हमने आज सारी बातें की हैं फिल्म पत्रकारिता के संदर्भ में, परख साहब का संपर्क लगता है हमसे टूट गया है। मैं आखिरी टिप्पणी उनसे लेना चाह रहा था, लेकिन जो आप अभी बात आपने जो, अच्छा परख साहब आ गए। परख साहब, ये जो बात अभी धनंजय जी कह रहे थे और उन्होंने जो किस्सा सुनाया नौशाद और क्यासिफ का, मुझे भी एक छोटी सी बात याद आ गई। हालांकि हमारे कार्यक्रम का समय अब समाप्ति की ओर है, लेकिन फिर भी वो किस्सा छोटा सा ये है कि जब वो फिर सुबह होगी के लिए शायद लुधियानवी ने गाने लिखे तो उन्होंने शर्त रख दी कि साहब इस फिल्म का म्यूजिक वही आदमी बनाएगा जिसने कि क्राइम एंड पनिशमेंट नॉवेल पढ़ा हो, क्योंकि फिल्म फिर सुबह होगी जो है वो दोस्तोवस्की के उस नॉवल पर बनी थी जो राज कपूर की फिल्म है। तो अब ये बड़ा पेचीदा मसला हो गया। तो ऐसे में खयाम साहब की एंट्री यूं हुई कि खयाम साहब ने कहा कि भाई हमने पढ़ा है वो नॉवल। तो फिर उसके बाद जो है वो उनका उनको उस फिल्म का म्यूजिक बनाने का जिम्मा मिला, और फिर वो गाने सामने आया कि साहब वो सुबह कभी तो आएगी या चीनो और अब हमारा हिंदुस्तान हमारा। तो ये किस्सा मैंने यूं सुनाया कि एक तरफ तो वो दौर था कि जब डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर और जो लिरिसिस्ट है वो सब इतने पढ़े लिखे होते थे कि साहब वो कहते थे कि हाँ भाई ठीक है मैंने फला नॉवल पढ़ा है। और आज ये हालत है कि जैसे अभी सिद्धार्थ ने किस्सा सुनाया कि लड़की को उन्होंने भेजा कि जाओ मंटो के बारे में ले आओ, उसने कहा मंटो कहाँ रहता है। तो ये जो अंतर आया है सर, ये बिना पढ़ाई लिखाई के तो पाटा नहीं जा सकता। ये जो पढ़ाई लिखाई का मसला है, ये कुछ तो इंडिविजुअल भी होता है ना कि मेरे अंदर इच्छा हो कि मैं पढ़ूं। काफी कुछ तो इंडिविजुअल ही होता है। जैसे आपने खुद ही कहा कि भाई हम जो है फिल्म पत्रकारिता में उस तरह से नहीं थी, लेकिन आपने लगातार उस पर अच्छी किताबें लिखी, गंभीर किताबें लिखी हैं, जिनको पढ़ करके बहुत सारे लोगों ने सिनेमा के बारे में बहुत कुछ समझा है। आपने, अजय जी ने, मैथिली जी ने, तमाम ऐसे राइटर हैं, मनमोहन चड्ढा साहब का नाम लिया गया यहाँ पे, और भी तमाम लोग हैं, ब्रजेश्वर मदान वगैरह का नाम लिया गया यहाँ पे। तो वो सारे लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने की सिनेमा की पत्रकारिता जो है वो रोजाना के गॉसिप से अलग हट करके की है। ऐसे में जो नई पीढ़ी आ रही है, आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे संक्षेप में, बहुत संक्षेप में, क्योंकि हमारा समय, मतलब हम समय से ऊपर जा चुके हैं। जो चीजें मैंने अपने लिए तय की थी, मैं तो वही कह सकता हूँ उनको भी करनी चाहिए। कुछ मुझे संयोग से ऐसे अवसर मिले और कुछ अपनी तरफ से। एक तो मुझे लगता है कि पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, ये अजय भी कह चुके हैं, धनंजय भी, ये बहुत जरूरी है। न केवल सिनेमा के बारे में, सिनेमा जो है उसके बारे में जानना सेकेंडरी चीज हो सकती है। सबसे पहले तो उस इतिहास को, उस यथार्थ को जानना जरूरी है जो सिनेमा में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल फिर भी मैं देना चाहूंगा कि अगर आप ये जानते हैं कि हम आपके हैं कौन में फिर से एस्टेब्लिश किया गया अरेंज्ड मैरिज को, प्रेम कहानियां जो हम पिछले 50 साल से सुना रहे थे और प्रेम को एक बड़े मानव मूल्य की तरह प्रस्तुत कर रहे थे, उसकी जगह फिल्म हम आपके हैं कौन बता रही है कि नहीं, माता पिता जो शादी तय करते हैं वो ही सचमुच एक बहुत बड़ी बात है। और आप देखेंगे कि यह एक नई शुरुआत थी पीछे जाने की। या जैसे ताल फिल्म के अंदर, गांव के अंदर भी कोको कोला है, बंबई में भी कोको कोला उनके हाथ में है और कनाडा में भी कोको कोला है,
तो इसका एक मीनिंग है। ये मीनिंग हर पत्रकार को, हर फिल्म जोड़ने वाले को देखना पड़ेगा। वो तभी देख सकता है जब वो फिल्म के बाहर के यथार्थ से अपने को जोड़ता है। फिल्म के बाहर के यथार्थ का मतलब है कि आप अपने इतिहास के बारे में भी जाने और अपने वर्तमान के बारे में भी जाने। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो आप फिल्म नहीं समझ सकते। और फिल्म के अंदर जो छोटी छोटी चीजें होती है जो फिल्म को एक खास अर्थ देती है, उसे नहीं समझ सकेंगे। एक बात। दूसरी बात जो है, जो धनंजय ने जिसको मैंने थोड़ा बहुत सुना, वो है फिल्म एक खास तरह की टेक्निक से बनता है। जैसे साहित्य अगर आपको जानना है तो भाषा को जानना बहुत जरूरी है। इसी तरह से फिल्म के लिए फिल्म की भाषा को जानना बहुत जरूरी है। और फिल्म की भाषा जो है दृश्य की भाषा है, और वो दृश्य की भाषा जानने के लिए ये बहुत जरूरी है कि उसका अध्ययन भी करें और फिल्मों को ध्यान से देखें। मेरे साथ ये जरूर हुआ कि मैं इग्नो में 30 साल से ज्यादा पढ़ाया है। वहां पर मीडिया सेंटर में फिल्में बनती रही है, चाहे एजुकेशनल फिल्में, सही, लेकिन उस एजुकेशनल फिल्मों के लिए मैंने स्क्रिप्ट लिखी। उस स्क्रिप्ट लिखने के अनुभव का फायदा उठाकर मैंने बाहर टीवी के लिए कुछ स्क्रिप्ट लिखी। मैं एडिटिंग में साथ बैठा, मैं शूटिंग में गया, दोनों तरह की, और इसने मुझे बुनियादी किस्म की जानकारी दी। मेरा यह कहना है कि आप जब थिएटर में जाए, वहाँ स्टूडियो में जाएं, तो आप ये भी देखें कि फिल्म बन कैसे रही है। आप अगर पत्रकार हैं, आप अगर फिल्म समीक्षक हैं, तो आप ये जरूर सीखें कि ये कैसे बन रही है, और कैसे बन रही है तब आप उसके काम के महत्व को जानेंगे। तब आप शाहरुख खान के अभिनय की तरफ ध्यान देंगे, या और अभिनेताओं के या कहानी की तरफ ध्यान देंगे, या और जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उनकी तरफ ध्यान देंगे। अगर आप ये सब चीजों की तरफ आपकी कोई तैयारी नहीं है, तब आपके लिए ऐसे हास्यास्पद कमेंट भी आप करेंगे कि मंटो कहाँ रहते हैं, और फिर आप फिल्में सिर्फ वही देखेंगे जो कि एक कहना चाहिए पीत पत्रकारिता का उदाहरण बनता है। जी, ये तैयारी अगर की जाए। जी 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 फरक साहब, बहुत धन्यवाद फरक साहब अपनी इस टिप्पणी के लिए। और आज की ये चर्चा जो हमने फिल्म पत्रकारिता के बारे में की, ये सिनेमा संवाद की हमारी कड़ी में एक बहुत नया विषय था, लेकिन बहुत जरूरी विषय। और जैसा कि अजय जी ने कहा और फरक साहब ने भी कहा कि भाई इस तरह की जो गंभीर चर्चाएं हैं वो कम से कम जो सिनेमा के बारे में एक अलग तरह की बातचीत का माहौल पैदा करती हैं, और इनकी जो है आवृत्ति अधिक से अधिक होनी चाहिए। ये ऐसा प्रयास करना चाहिए हर माध्यम में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नीलम आपका धन्यवाद, सिद्धार्थ आपको बहुत बहुत शुक्रिया, अजय जी आपका बहुत धन्यवाद, धनंजय आपका बहुत शुक्रिया, फरक साहब आपको बहुत धन्यवाद, और मैथिली जी अभी हमारे बीच से चली गई हैं क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन दर्शकों ने इस कार्यक्रम को देखा उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि उनको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा, और हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि वे अपने सुझाव हमें जरूर बताएं कि वो किन विषयों पर सिनेमा के बारे में चर्चाएं सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बातचीत में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।